हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थोसिस एंड प्रास्थेसिस के बारे में। अगर हम आर्थोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें तीन टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज आर्थोटिक्स एंड सेकेंड इज आर्थोसिस एंड थर्ड इज आर्थोटिस्ट। अगर हम आर्थोटिक्स की बात करें तो आर्थोटिक्स refers to the branch of medicine that deals with the provision and use of artificial device such as splint, braces, calipers, etc. मीन्स आर्थोटिक्स मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसके अंडर हम स्टडी करते हैं आर्थोसिस की। मीन्स आर्थोसिस कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या उसका यूज है, क्या इंडिकेशन है, क्या कंट्रा इंडिकेशन है। मीन्स जिसमें हम आर्थोसिस की स्टडी करते हैं वो होता है आर्थोटिक्स। देन अगर हम बात करें आर्थोसिस, एन आर्थोसिस इज एन एक्सटर्नल अप्लायंसेस आर एक्सटर्नल डिवाइस। आर्थोसिस जो है एक टाइप की एक्सटर्नल डिवाइस है या आर्टिफिशियल डिवाइस है। यूज टू रेस्ट्रिक्ट आर असिस्ट, असिस्ट करने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। मीन्स मोशन को असिस्ट करने के लिए या मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। और ट्रांसफर लोड या लोड को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अनदर एरिया। आर आर्थोसिस इज अ मैकेनिकल डिवाइस fitted to the body to maintain it in an anatomical or functional position। कह रहे हैं जो आर्थोसिस होती है एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम बॉडी में करते हैं, बॉडी में फिट करते हैं, जिससे हमारी एनाटॉमिकल या फंक्शनल पोजीशन जो है मेंटेन रहती है। देन अगर जो थर्ड टर्म है वो है आर्थोटिस्ट। आर्थोटिस्ट इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु डिजाइन, फैब्रिकेट्स, fits and prepared patient for arthrosis of the limb and trunk। मीन्स आर्थोटिस्ट जो है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो कि आर्थोसिस के डिजाइन करने में, उसे फैब्रिकेट करने में, फिट करने में, प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। मीन्स ये आर्थोटिस्ट होते हैं जो एक तरह के साइंटिस्ट हम कह सकते हैं जिन्होंने आर्थोसिस फील्ड में मास्टर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होता है। देन हम बात करें आर्थोसिस के बारे में, इट मे बी एन इंटरवेंशन डिजाइन टू चेंज बॉडी स्ट्रक्चर और एन इंटरवेंशन टू सपोर्ट एंड स्टेबलाइज अनरेस्पॉन्सिव मसल्स सो एन एक्टिविटी can be performed or help to enable participation in a life role such as work। मीन्स कह रहे हैं जो आर्थोसिस होती है ये हमारे बॉडी को एक टाइप का स्ट्रक्चर प्रदान करती है। मान लीजिए कोई डिफॉर्मिटी हो गई तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हमने इसको लगा दिया तो वहाँ पर जो मसल की एक्टिविटी है वो वापस आ जाती है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी पार्ट को, स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करती है और सपोर्ट करने में भी हेल्प करती है आर्थोसिस, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोफेशन है, हमारा वर्क है, वो करने में दिक्कत नहीं होती। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये सारे आर्थोसिस आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स में। देन अगर हम बात करें प्रास्थेसिस की, इसमें भी तीन टर्म हमारे पास हैं। फर्स्ट इज प्रास्थेटिक्स, सेकेंड इज प्रास्थेसिस, थर्ड इज प्रास्थेटिस्ट। तो अगर हम पहला टर्म बात करें प्रास्थेटिक्स की तो प्रास्थेटिक्स भी एक मतलब मेडिसिन की ही ब्रांच है। इसमें भी हम मतलब स्टडी करते हैं कि प्रास्थेसिस कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे फिटिंग होता है, इन सब की स्टडी हम करते हैं। प्रास्थेसिस का जो यूज है वो प्रास्थेसिस मीन्स आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट। आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट होते हैं उन्हें हम प्रास्थेसिस बोलते हैं। प्रास्थेसिस आर द मटेरियल आर पार्ट ऑफ मटेरियल फार्म्ड टू कंपनसेट फॉर एन ऑर्गन आर absent पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स प्रास्थेसिस जो है एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं ऐसी थिंग्स होती है जिसका यूज हम करते हैं किसी ऑर्गन या किसी बॉडी पार्ट जो हमारे बॉडी में एब्सेंट है उस उसकी जगह पर रिप्लेस करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम प्रास्थेसिस बोलते हैं। अगर हम बात करें प्रास्थेटिस्ट की, अब प्रास्थेसिस का एग्जाम्पल अगर देंगे तो जिनको एम्पुटेशन मान लीजिए हो गया तो एम्पुटेशन के बाद जो हम यूज करते हैं वो प्रास्थेसिस होता है। जैसे बिलोनी एम्पुटेशन हो गया तो हम प्रास्थेसिस यूज कर लेते हैं इस तरह से। देन हम बात करें प्रास्थेटिस्ट तो ये एक टाइप के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि प्रास्थेसिस के डिजाइन करने में, उसे फैब्रिकेट करने में, उसे लिम्ब में फिट करने में माहिर होते हैं। एक तरह से स्पेशलाइज्ड होते हैं उसमें,
ये भी उसमें मास्टर्स किए हुए होते हैं, बैचलर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। देन हम बात करें अगर प्रास्थेसिस की, तो प्रास्थेसिस इंक्लूड ऑल दोज मटेरियल व्हिच कैन बी फिटेड इनटू ह्यूमन बॉडी टू वर्क इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल बॉडी पार्ट। मीन्स प्रास्थेसिस वो सभी मटेरियल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में फिट किए जाते हैं ओरिजिनल बॉडी पार्ट की जगह, वो काम करते हैं फिट करने के बाद। तो जब प्रोस्थेसिस की बात आती है तो हमें लगता है सिर्फ एम्पुटेशन के बाद हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी में जितने भी जगह आर्टिफिशियल थिंग्स की ज़रूरत होती है उन्हें हम प्रोस्थेसिस बोल सकते हैं, जो मिसिंग बॉडी पार्ट की जगह पर मतलब प्लेस करके हम उनसे काम लेते हैं। जैसे कि एब्सेंस ऑफ लेग बेलोनी, उस टाइम पर हम ट्रांसटेबियल प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं। ऐसे ही प्रोस्थेसिस में इंक्लूड डेंटर्स, टाइटेनियम फ्यूमोरल हेड, प्लास्टिक हार्ट वाल्व, ये सारे एक टाइप के प्रोस्थेसिस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, ये सारे प्रोस्थेसिस हैं। देन अगर हम बात करें, अब बात करेंगे हम डिटेल में आर्थोटिक्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया आर्थोटिक्स और प्रोस्थेसिस के बारे में, अब हम डिटेल में बात करेंगे आर्थोसिस क्या होती है। तो ये जो आर्थोसिस है ये 14 प्रिंसिपल पर काम करती है। 14 प्रिंसिपल होते हैं आर्थोसिस को यूज करने के लिए। जैसे कि पहला है यूज ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स का यूज इसमें होता है। फोर्स इज यूज टू लिमिट आर असिस्ट मूवमेंट, मीन्स इसमें फोर्स का जो यूज हम करते हैं वो मूवमेंट को या तो असिस्ट करने में, मीन्स मूवमेंट को हेल्प करने में, मूवमेंट को इंक्रीज करने में, या फिर मूवमेंट को लिमिट करने में, इमोबलाइज करने में जो हेल्प किया जाता है वो फोर्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल रिजिड आर्थोसिस प्रिवेंट जॉइंट मोशन, जॉइंट मोशन में हम रिजिड आर्थोसिस का यूज करते हैं जिससे कि मोशन कम। देन अगर आप सेकंड बात करें तो सेंसेशन, सेंसेशन सेकंड प्रिंसिपल है। सेंसरी फीडबैक आर डिक्रीज्ड एंड प्रोप्रियोसेप्शन शुड बी प्रिजर्व। इसमें क्या होता है, जो सेंसरी फीडबैक है वो डिक्रीज रहते हैं और प्रोप्रियोसेप्शन जो है प्रिजर्व रहता है। देन अगर हम थर्ड बात करें तो करेक्शन ऑफ मोबाइल डिफॉर्मिटी लाइक जेनुरिकर्बिटम, मीन्स जैसा कि आपको पता होगा जेनुवेरम, जेनुवेलगम एंड जेनुरिकर्बिटम। जेनुरिकर्बिटम मीन्स होता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ दी नी, तो उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देन अगर बात करें तो इट प्रिवेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ अ फिक्स्ड डिफॉर्मिटी, मीन्स मान लीजिए स्कोलियोसिस है या लार्डोसिस है, काइफोसिस है, ये फिक्स्ड डिफॉर्मिटी है, उसको हम प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं जैसे मिल्वाकी ब्रेस है। तो अब इसको हम जो हमारा स्कोलियोसिस है उसको प्रिवेंट करने में हम हेल्प करते हैं। लाइक आर्थोसिस मस्ट बी एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल होता है स्पेशली इन चिल्ड्रन टू कम्बैट हिंड्रेंस टुवर्ड देयर ग्रोथ, मीन्स ये एडजस्टेबल होता है जिससे कि चिल्ड्रन के जो ग्रोथ हो रही है उसमें जो है किसी भी तरह का अनकन्वीनियंस ना हो। देन जो एट्थ प्रिंसिपल है वो ये है एप्लीकेशन ऑफ आर्थोसिस शुड बी सिंपल, इसका एप्लीकेशन सिंपल होता है एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग इसका हम यूज कर सकते हैं। देन अगर नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करें तो आर्थोसिस मस्ट लिमिट द पेनफुल मोशन, आर्थोसिस से जो है जो पेनफुल मोशन होता है उसे हम लिमिट कर सकते हैं। आर्थोसिस मस्ट वर्क इन लाइन विद द ग्रेविटी, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है उस पर वर्क करती है स्पेशली फॉर अपर लिम्ब मोशन एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए और अपर लिम्ब मोशन के लिए। दे शुड बी कंफर्टेबल टू वियर ऑन एंड ऑफ, मीन्स इसको हम यूज भी कर सकते हैं कंफर्टेबली और रिमूव भी कर सकते हैं। देन आर्थोसिस मस्ट सर्व अ रियल पर्पज एंड बी यूजफुल, आर्थोसिस जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है यूज करने से। देन कॉस्मेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी which मस्ट बी एक्यूरेटली डील्ड इन टर्म ऑफ आर्थोसिस, आर्थोसिस का यूज हम कर सकते हैं कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए भी। मीन्स इससे क्या हुआ, मान लीजिए किसी को एसीएल इंजरी हो गई, अब उस वैसे क्या रहेगा कि उसका जो पैर है वो टेढ़ा रहेगा, जो लेग है नी मतलब पूरा होल लेग वो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो वो क्या करेगा, अगर वो हिंज ब्रेस यूज कर लेता है तो इससे क्या होगा, नी उसकी स्ट्रेट रहेगी, तो वो उस जगह पर हेल्प करता है इस तरह से कॉस्मेटिक अपीयरेंस के तौर पर। द यूजेज ड्यूरेशंस मस्ट बी कंसल्टेड एंड इंडिकेटेड एज पर रिक्वायरमेंट,
और जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से तैयार किया जाता है आर्थोसिस। इट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वेदर टू लिमिट आर मूव द जॉइंट। और ये फंक्शन क्या है इसका, मीन्स जॉइंट को मूव करवाने में हेल्प करना है, जॉइंट के मूवमेंट को लिमिट करना है, उस पर ये वर्क करता है। अब अगर हम बात करें कि आर्थोसिस यूज करने का गोल क्या होता है, हम आर्थोसिस क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड सपोर्ट टू द जॉइंट। आर्थोसिस जो है जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है। देन करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने में हेल्प करता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट ड्यूरिंग हीलिंग, मीन्स जो हमारे बॉडी पार्ट कहीं इंजरी हो गई है, वुंड हो गया है और वो हील हो रहे हैं, उस टाइम अगर हम उसे बहुत ज़्यादा मूव करेंगे तो हील होने में टाइम लगेगा। इसलिए अगर हम आर्थोसिस का यूज कर लेते हैं तो वो बॉडी पार्ट को हम कुछ टाइम के लिए इमोबिलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस जो है अच्छे से हो जाती है। देन पेन रिलीफ में भी हेल्प करता है, मूवमेंट को असिस्ट करने में, मीन्स मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और वेट बेयरिंग को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। देन बात करें इंडिकेशन, हम आर्थोसिस का यूज कब कब करते हैं। मान लीजिए किसी को हेड इंजरी हो गई है, उस टाइम पर हेड को एक पोजीशन में कुछ टाइम के लिए रखना होता है, तो उस टाइम यूज कर सकते हैं। अगर किसी को टेंडन इंजरी हुई, लाइक फ्रैक्चर या एक्सटेंसर टेंडन इंजरी हुई है, तो वो जब तक हील नहीं हो जाता तब तक हम आर्थोसिस का यूज करते हैं। नर्व इंजरी किसी को हो गई है, लाइक रिस्ट ड्रॉप, क्ला हैंड डिफॉर्मिटी, इन सब कंडीशन में यूज करते हैं। इन्फ्लामेशन हो गया है जॉइंट में, टेंडन में, तो उस कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। बर्न में भी यूज कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉटनियल डिफॉर्मिटी हो जाती है, हमारा जो आईपी डीआईपी जॉइंट होते हैं उसमें एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। स्ट्रोक पेशेंट जो होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ब्रेन इंजरी के पेशेंट होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। किसी को पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया है, उसमें यूज कर सकते हैं। पोलियो के पेशेंट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। जॉइंट इनस्टेबल है अगर, तो उस कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं आर्थोसिस का। अगर हम बात करें कब कब हमें नहीं यूज करना है आर्थोसिस को, जैसा कि हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन कब कब नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी को बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को स्कोलियोसिस है, और स्कोलियोसिस में जो हमारा स्कोलियोसिस को जो है हम मेजर करते हैं, और बहुत थर्ड स्टेज की स्कोलियोसिस है, मतलब स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है एक टाइप की, और उसमें जो है हमने देखा कि ये सीवियर स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि आर्थोसिस का यूज नहीं करेंगे। अगर किसी को किसी टाइप का स्किन का इन्फेक्शन है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उस टाइम पर नहीं करेंगे। इनएडिक्वेट मसल पावर, मसल में पावर ही नहीं है बिल्कुल, और यह इनएडिक्वेट पावर है, तो उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। इंटरफेयर विद एडियल्स और लाइफ स्टाइल, अगर आपका आर्थोसिस यूज करने से आपके लाइफ स्टाइल ये एडियल्स में इफेक्ट आ रहा है तो नहीं करेंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर मोटिवेट नहीं है पेशेंट, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फिर भी नहीं करेंगे। वेरी यंग आर वेरी ओल्ड पेशेंट में भी नहीं करेंगे। पुअर कॉग्निशन आर डिपेंडेंट पेशेंट, अगर किसी का पुअर कॉग्निशन है, पेशेंट डिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में भी हम आर्थोसिस का यूज करना कम करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थोसिस का यूज में क्या डिसएडवांटेज है, मतलब आर्थोसिस अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट है कास्मेसिस, लैक ऑफ कास्मेसिक, मीन्स जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है थोड़ा वो बिगड़ जाता है, क्योंकि इसको हमें एक्सटर्नली अप्लाई करना होता है तो देखने में थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता। वीक मस्कुलेचर विथ कैन नॉट हुच कैन नॉट सपोर्ट द आर्थोसिस आर मूवमेंट, जो वीक मसल्स हैं वो मूवमेंट को नहीं सपोर्ट करती, तो उस टाइम में आर्थोसिस का यूज करना थोड़ा सही नहीं होता। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आ जाती है पेशेंट में कि विदाउट आर्थोसिस वो मूव करेगा ही नहीं। रिडक्शन इन बोन डेंसिटी में रिडक्शन होने लगता है, स्किन अल्सर हो सकता है या कैलस फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ आर्थोसिस। आर्थोसिस कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बेसिस पर देखेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू द रीजन, रीजन के बेसिस पर आर्थोसिस की क्या क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है आर्थोसिस की क्लासिफिकेशन। देन एट लास्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हम देखते हैं तो आर्थोसिस का किस लिए यूज कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए, फंक्शन के लिए,
करेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डिसब्स्टिट्यूशन के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, पेन रिलीफ के लिए, वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये फंक्शन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे सपोर्टिव आर्थोसिस, सपोर्टिव आर्थोसिस जैसे नाम से सपोर्ट करने के लिए हम यूज इसका करते हैं। जैसे कैलिपर्स हो गए, गेटर्स हो गए, तो ये सब हम सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। देन अगर हम बात करें फंक्शनल आर्थोसिस की, तो इसमें जैसे कि पता है डायनेमिक कोकअप स्प्लिंट, फुट ड्रॉप स्प्लिंट, तो ये सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी को रिस्ट ड्रॉप हो गया तो डायनेमिक कोकअप स्प्लिंट का हमने यूज कर लिया, फुट ड्रॉप है तो फुट ड्रॉप स्प्लिंट का यूज कर लिए। तो इस तरह फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो स्प्लिंट है। करेक्टिव आर्थोसिस मीन्स किसी चीज़ के करेक्शन के लिए जो यूज करते हैं, तो जैसे डेनिस ब्राउन स्प्लिंट का हम यूज करते हैं क्लब फुट या सॉरी कंजेनिटल टेलिपस इक्वाइनोवायरस जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें यूज करते हैं करेक्शन के लिए। देन प्रोटेक्टिव आर्थोसिस की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन में इसका यूज करते हैं, जैसे कि रिजिड फोर पोस्ट कॉलर जो ये होता है जिसका हम यूज करते हैं, तो प्रोटेक्टिव आर्थोसिस है। देन डिसब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शंस, इसमें जैसे फुल लेंथ कैलिपर्स का हम यूज करते हैं। देन अगर हम बात करें स्ट्रेंथनिंग आर्थोसिस के लिए, तो ये स्ट्रेंथनिंग पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं, जैसे टीनोडेसिस स्प्लिंट होता है, इससे स्ट्रेंथनिंग में हेल्प होती है। अगर हम बात करें पेन रिलीविंग आर्थोसिस, तो जैसे कि लंबोसेक्रल कॉर्सेट होता है, लंबोसेक्रल बेल्ट होता है, तो पेन रिलीफ में हेल्प करता है। बेड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें आर्थोसिस में, तो इसका हम यूज करते हैं बेड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजन के बेसिस पर कौन कौन से क्लासिफिकेशन है आर्थोसिस की। इसमें हम बात करते हैं तो जैसे स्पाइनल आर्थोसिस मीन्स स्पाइन में जो यूज करते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी आर्थोसिस एंड लोअर एक्सट्रीमिटी आर्थोसिस। जैसे अगर हम टाइप्स ऑफ स्पाइनल आर्थोसिस की बात करें तो हेड सर्वाइकल आर्थोसिस, सर्वाइकल आर्थोसिस, हेड सर्वाइकल थोरेसिक आर्थोसिस, थोरेको लंबर सेक्रल आर्थोसिस, लंबो सेक्रल आर्थोसिस और सेक्रल आर्थोसिस। अगर हम बात करें अपर एक्सट्रीमिटीज में तो शोल्डर एंड आर्म आर्थोसिस, एल्बो आर्थोसिस, रिस्ट आर्थोसिस एंड हैंड आर्थोसिस। देन अगर हम बात करें लोअर एक्सट्रीमिटी की तो फुट आर्थोसिस, एंकल एंड फुट आर्थोसिस, नी एंकल एंड फुट आर्थोसिस, हिप नी एंकल फुट आर्थोसिस। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेशल फंक्शन के बेसिस पर। जैसे कि स्वीडिश नी केज है, अ नी आर्थोसिस यूज टू कंट्रोल माइनर और मॉडरेट जेनु रिकर्वेटम, जैसा कि अभी हमने जेनु रिकर्वेटम की बात की थी, मीन्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्वीडिश नी केज का यूज करते हैं। ऐसे ही पीडियाट्रिक आर्थोसिस होती है, इसे हम स्टैंडिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, टॉडलर में यूज करते हैं, जिनको स्पाइना बाइफिडा या स्पाइनल लीजन की प्रॉब्लम होती है, लाइक सेरिब्रल पाल्सी वगैरह भी अगर होता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। पैरापोडियम को हम स्विवेल आर्थोसिस के नाम से भी जानते हैं, जिनको लेंथ डिस्क्रिपेंसी की प्रॉब्लम होती है, उनमें हम यूज कर सकते हैं। रेसिप्रोकल गेट आर्थोसिस, इस ये बाइलेटरल हिप नी एंकल फुट आर्थोसिस टाइप की होती है, इसका हम यूज कर सकते हैं। देन टू प्रोवाइड कंट्रालेटरल हिप फ्लेक्शन अलॉन्ग विद इप्सिलेटरल हिप एक्सटेंशन एंड वाइस वर्सा। देन स्वीटर्स, ये एक टाइप की स्प्लिंट होती है, इसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं अगर पेशेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में, जैसे कि आपको इमेज में सारे स्प्लिंट दिख रहे हैं। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है स्प्लिंट या आर्थोसिस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व इंजरी अगर है तो उसके लिए हम स्प्लिंट का यूज करते हैं। आर रेडियल नर्व ग्लॉब टू कीप रिस्ट इन एक्सटेंडेड पोजीशन आर रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट इज गिवन, मीन्स रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट देते हैं जिससे कि रिस्ट जो है पोजीशन में रहता है, फिंगर पोजीशन में रहती है, एक्सटेंशन में रहती है। देन अल्नार नर्व इंजरी है तो इसमें जो है हम नकल बेंडर स्प्लिंट देते हैं। मीडियन नर्व इंजरी है तो अपोनेंस स्प्लिंट दे देते हैं। तो ये सारे स्प्लिंट्स हैं। देन हम बात करें अगर इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एंड टेंडन में हो गया है इन्फ्लामेशन वगैरह, तो उसके लिए जैसे स्टैटिक थंब स्पाइका आता है, डायनेमिक भी आता है, तो जो जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से हम यूज कर लेते हैं। बर्न कंडीशन भी अगर कॉन्ट्रक्चर वगैरह हो गया है तो उस टाइम पर भी हम स्प्लिंट का यूज करते हैं। देन बात करें अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन होता है बोटाइनियर डिफॉर्मिटीज, जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया, उस टाइम पर हम स्टैटिक स्प्लिंट का यूज करते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की बात करें तो उस टाइम भी हमें जो है स्प्लिंट की ज़रूरत या आर्थोसिस की ज़रूरत होती है। अगर कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट आ गया या किसी को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गई, इम्पेयरमेंट हो गया, तो उस टाइम पर ज़रूरत पड़ती है।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।